हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेप ऑन। आज के इस स्पेशल वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं द क्वेश्चन पेपर ऑफ प्रीलिम्स यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2019 विच वाज हेल्ड यस्टरडे ऑन 15 दिसंबर। इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, मोस्टली फ्रॉम हिस्ट्री एंड पॉलिटी, माय एरियाज, माय सब्जेक्ट्स। लेट अस डिस्कस देम। Question number 37 of this paper which I am having, which of the following is not correctly matched? मैचिंग क्वेश्चन है, इनमें कौन सा करेक्ट नहीं है। दम कॉपर कॉइन, शेर शाह के समय और अकबर के समय खासतौर से दम एक कॉपर कॉइन हुआ करता था और मेन ट्रांजैक्शंस दम में हुआ करता था, तो इट वाज ए कॉपर कॉइन इन द टाइम ऑफ मुगल्स पर्टिकुलरली, एंड शेर शाह ऑल्सो यूज्ड वेरियस कॉपर कॉइन्स। देसाई वॉज अ टर्म यूज फॉर रेवेन्यू कलेक्टर, ये रेवेन्यू कलेक्टर के लिए इस्तेमाल होती थी वेस्टर्न इंडिया में, देसाई। दीवान ओबियसली रेवेन्यू चीफ ऑफ अ प्रोविंस, रेवेन्यू चीफ हुआ करता है प्रोविंस का, दीवान। जरीब और जरीब, जरीब इज ए टाइप ऑफ डिवाइस फॉर मेजरमेंट ऑफ लैंड, इट इज़ नॉट अ टैक्स, ये टैक्स नहीं है, ये एक लैंड मेजरमेंट की डिवाइस है, रस्सी से रोप से बनाई जाती है। तो डी इज़ द आंसर, डी इज़ नॉट अ टाइप ऑफ टैक्स, इट इज़ अ डिवाइस फॉर मेजरमेंट ऑफ लैंड यूज्ड इन द टाइम ऑफ मुगल्स। मेजरमेंट के लैंड मेजरमेंट के लिए मुगलों के समय ये इस्तेमाल होती थी। क्वेश्चन नंबर 38, दो लिस्ट हैं, इनको मैच करना है। सर्टेन ऑथर्स आर देयर एंड सर्टेन बुक्स रिटन बाय देम। मुल्ला दाऊद wrote a book चंदायन, सूफी इंक्लिनेशन की किताब है चंदायन, ही रोट। दामोदर कवि रोट इन दिस पद्मावती कथा इन राजस्थानी हिंदी, दामोदर कवि रोट दिस पद्मावती कथा। सोमनाथ रोट अ बुक ऑन म्यूजिक, राग विबोध, सोमनाथ की किताब है राग विबोध। एंड अमीर खुसरो रोट गुड नंबर ऑफ बुक्स इन द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, ही यूज्ड टू लिव, एंड ही रोट दिस आशिका about Khidr Khan, son of Alauddin Khilji. So Amir Khusro की आशिका। So Mulla Daud A is 1, Damodar Kavi B is 3, A is 1, B is 3, Somnath C is 4, C is 4, and Amir Khusro D is 2. So answer is A is 1, B is 3, C is 4 and D is 2. So answer is B. 38 question, answer is B, the authors and the books written by them. 39, who among the following kings had given patronage to Tansen before Akbar? So Tansen, who was called Tanna in his childhood, he was disciple of Baba Haridas. So Tansen used to reside in the court of Ram चंद्र सिंह ऑफ रीवा, रीवा के राजा रामचंद्र सिंह और भाटा उनकी कोर्ट में हुआ करते थे। देन ही केम टू द कोर्ट ऑफ अकबर, अकबर ऑल्सो गेव हिम द टाइटल ऑफ मियाँ। तानसेन वॉज अ सिंगर ऑफ ध्रुपद स्टाइल एंड कंपोज वेरियस रागास, बहुत सारे राग कंपोज किए हैं तानसेन ने, इन द प्रेज ऑफ एम्परर्स ऑल्सो, इन द प्रेज ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस। सो रामचंद्र की कोर्ट में तानसेन वॉज देयर। अकबर मुगलों के समय, तानसेन बिलोंग टू ग्वालियर, हिज रियल नेम वॉज राम तनु पांडे। नाउ सर्टेन डायनेस्टीज ऑफ डेक्कन एंड साउथ इंडिया एंड देयर कैपिटल्स एंड रीजन्स। सो पल्लव, द पल्लव ऑफ कांचीपुरम, A is 2, पल्लवाज रूल्ड फ्रॉम 6th century AD to 9th century AD इन तमिलनाडु और कोरोमंडल कोस्ट, इनकी कैपिटल कांचीपुरम हुआ करती थी। And they constructed, you can say, marvelous art and architecture in the form of Kailash Nathar temple in Kanchipuram, the first important temple of, you can, Dravid style, है ना, Dravid style का temple है कांचीपुरम में। And they are also known for this the Mamalpuram sculpture, that is descent of the Ganges or Arjuna's penance, and the Shore temple, SHORE, Shore temple, Lord Shiv and Vishnu temple, Shore temple. So Pallav of Kanchipuram. Pandyas of Madurai, Pand of Madurai, Madurai के पांड B is 3. यादव of Devgiri, Devgiri के यादव डायनेस्टी who ruled Devgiri
which later on will be called this Daulatabad by Muhammad bin Tughlaq, and Kakatiya of Warangal, Andhra Pradesh. So Pand and Yadav and Kakatiya, they were, you can say, subordinated by Malik Kafur, the army general of Alauddin Khalji, in the time of Alauddin Khalji. So A is obviously 2, B is 3, C is 4 and D is 1. So answer is B, dynasties of medieval India. Now 41st question, this is chronological sequence में लगाना है. Certain structures are there, medieval architecture के structures हैं. रबिया उद दौरान और रबिया दौरानी, queen of Aurangzeb, her tomb was constructed by Aurangzeb in Aurangabad. Aurangzeb lived in Aurangabad for a quite a long time. He wanted to subdue the Marathas. So in, you can say, 1680 or so, he went to Aurangabad and lived over there, and he wanted to subdue the problems in South India or Deccan. So he constructed tomb of his queen Rabia ud Dauran or Rabia Daurani's tomb in Aurangabad. He tried to copy Taj Mahal, तो इसको सेकंड ताज भी कहते हैं, ताज महल जैसा है ये. तो ये सबसे लास्ट में रहेगा. शेर शाह सूरी's tomb is in Sasaram, constructed by शेर शाह only. शेर शाह ने बनवाया था, and speciality of this structure is that it is surrounded by water on all sides. शेर शाह सूरी का tomb, इसमें बड़ा सा गुंबद है. Humayun's tomb, the first, you can say, masterpiece of Mughal architecture in Delhi. हुमायूं का मकबरा, इसका डोम वाइट मार्बल से बना है. इट वॉज द फर्स्ट यूज ऑफ वाइट मार्बल इन एनी स्ट्रक्चर ऑफ मुगल्स इन दिल्ली. हुमायूं's tomb constructed by Haji Begum, widow of Humayun, in Delhi in the time of Akbar. And Atala Mosque, it was constructed by Ibrahim Shah Sharki, the Sharki rulers of Jaunpur. They developed a different style of architecture in Jaunpur, Atala Mosque. So it was first Atala Mosque. 4. Second is Sher Shah Suri's tomb in Sasaram, Bihar. Second. Third is Humayun's tomb in the beginning of Akbar's reign. Third. And fourth is Rabia Daurani's tomb in Aurangabad. By the way, Jaunpur is also called Shiraz of East. जैसे शिराज एक important place थी ईरान में कल्चरल एक्सीलेंस के लिए, ऐसे ही जौनपुर किंगडम को इंडियन कल्चर में कहा गया हिंद का शिराज, शिराज ऑफ ईस्ट और शिराज हिंद. तो इसका बी आंसर हो जाता है. मुगलों के समय एक मनसबदारी सिस्टम शुरू हुआ. मनसब बेसिकली वॉज अ रैंक गिवन टू सर्टेन इंपॉर्टेंट नोबल्स इन द टाइम ऑफ अकबर. नोबिलिटी में एक रैंक दी जाती थी इंपॉर्टेंट नोबल्स को, उन्हें मनसबदारी सिस्टम अकबर ने स्टार्ट किया प्रॉपरली. मनसबदारी सिस्टम में 2 रैंक होती थी. पहली रैंक व्यक्ति की, उस नोबल की ज़ात कहलाती है. सेकंड रैंक सवार कहलाती है. मतलब मान लीजिए 7,000 का मनसब है तो 7,000 हाई रैंक है और उतनी ही बड़ी उसकी ड्यूटी है. सवार मतलब इतने ट्रूप्स उसको कैरी ऑन करने हैं और मेंटेन करने हैं. तो मनसबदारी सिस्टम it was by Mughals, Akbar. But mansabs used to, you can say, and mansabdars used to get a piece of land called जागीर. जागीर मिलती थी. तो उनकी जो जागीर है वो समय समय पर चेंज होती रहती थी. तो ये हेरिडिटरी नहीं था, कॉम्पिटेंस के लेवल पे, मेरिट के लेवल पर ये दिया जाता था. मनसबदारी वॉज नॉट हेरिडिटरी, इट वॉज ट्रांसफरेबल. ट्रांसफरेबल हुआ करता था ये. फर्स्ट इज करेक्ट, सेकेंड इज नॉट करेक्ट. Certain treaties in the, you can say, early period of East India Company. Treaty of Allahabad was signed between East India Company and Indian defeated powers who were defeated in the Battle of Buxar in 1764. So it was signed between East India Company, Clive, and Shah Alam II, the Mughal emperor who was defeated, and Shujauddaulah of Awadh and Najmuddaulah of Bengal. So Treaty of Allahabad 1765, and Shah Alam II had given Diwani of Bengal, Bihar and Odisha, and this treaty, by this treaty the English could have a larger and bigger control over territories in eastern part of India. So Treaty of Allahabad 1765 after Battle of Buxar. Treaty of Mangalore signed in 1784. It was after the second, you can say, Anglo-Mysore War.
Treaty of Mangalore. Treaty of Salbai 1782, वॉरेन हेस्टिंग्स. Treaty of Mangalore भी वॉरेन हेस्टिंग्स के समय साइन हुई है. Treaty of Salbai आफ्टर द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर. एंग्लो सिख वॉर कंक्लूड हुई है और वॉरेन हेस्टिंग्स और आई एम सॉरी, इट इज़ एंग्लो मराठा वॉर. दिस इज एंग्लो मराठा वॉर एंड दिस इज 1784 इज एंग्लो मैसूर वॉर. तो एंग्लो मराठा वॉर फर्स्ट कंक्लूड हुई है और अब 20 साल तक वॉरेन हेस्टिंग्स मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठाज में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी. 20 साल के लिए वॉरेन हेस्टिंग्स नाउ विल कंसंट्रेट ऑन हैदराबाद एंड मैसूर. सो ही बॉट पीस विद मराठाज एंड साइन ट्रीटी ऑफ सलबाई. 1802 तक चलेगी ट्रीटी ऑफ सलबाई. उसके बाद फिर सेकंड एंग्लो मराठा वॉर होगी और फिर ट्रीटी ऑफ बसीन साइन होगी जिसमें मराठाज will sign subsidiary alliance in the time of Wellesley. Treaty of Madras is 1769 है ना. 1769 में साइन हुई है. Treaty of Madras is the after first Anglo-Mysore war. तो Treaty of Allahabad 1765, Treaty of Mangalore 1784. तो A का 4 and B का 2 and C is 1 and D is 3. C is 1 and D is 3. तो आंसर इज C. 4 2 1 3. आंसर इसका C है. ये कुछ इवेंट्स हैं मॉडर्न इंडिया के. पूना पैक्ट साइन बिटवीन गांधी जी एंड डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इन 1932. तो इट इज़ 1932 सितंबर. पूना पैक्ट. गांधी इरविन पैक्ट कंक्लूडेड ऑन 5th of March 1931. 1931, this is 1932. क्रिप्स मिशन 1942, फरवरी मार्च 1942 एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में बिगिन हुआ था. सो फर्स्ट इज 4 सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930. सेकंड इज गांधी इरविन पैक्ट 1931, 4 सेकंड. थर्ड इज पूना पैक्ट 4 सेकंड एंड फोर्थ इज क्रिप्स मिशन. तो 4 2 3 1 4 2 3 1. A is the answer. A is the answer. So in the Gandhi-Irwin Pact, Gandhi ji decided that he will participate in the second round table conference, and in the Pune Pact, the depressed classes will no more ask for reserved seats or separate electorates, and it was signed between Gandhi ji and Dr. B.R. Ambedkar. Crisp mission was sent to pacify Indians so that they can support the effort of Second World War. However, it failed. So it is this one. Now, in 1905, just to you can say it was not given as a direct question. It is related to the partition of Bengal. So in 1905, Curzon decided to rearrange the provincial boundaries. So he wanted to, you can say, divide Bengal. As Bengal was the nerve center of Indian nationalism, so he wanted to end Indian nationalism, and Congress was the, you can say, center. कांग्रेस का सेंटर बंगाल होता था. तो उसने बंगाल को डिवाइड करने की प्लान बनाया है. तो इसके बारे में है. एंड न्यू प्रोविंस कॉल्ड ईस्ट बंगाल एंड असम वाज क्रिएटेड एंड 16 अक्टूबर 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज इफेक्टेड आउट. तो फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट एंड दिस इज A. A is the answer. Sorry, both are correct. Both 1 and 2 both are correct. Curzon decided to rearrange these boundaries, and the East Bengal and Assam, which gradually will become finally Bangladesh बन जाएगा. और हुआ था फिर एंटी पार्टीशन मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट यू कैन से आफ्टर पार्टीशन ऑफ बंगाल. इट वॉज द प्लानिंग ऑफ कर्जन. और इसी इवेंट के बाद फिर द एक्सट्रीमिस्ट और द मिलिटेंट नेशनलिस्ट दे टुक ओवर द फ्रीडम स्ट्रगल इन द फॉर्म ऑफ तिलक, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल एंड अदर्स, अरविंदो घोष. सो दिस इज बोथ आर करेक्ट. CR formula 1944, Chakravarti Rajgopalachari formula, and he wanted to somehow solve the problem between Muslims and Hindus or Muslim League and Congress. He wanted to, you can say, some solution should be there. So he devised a CR formula, Rajgopalachari. And by the way, you should know that
बिफोर द बिगिनिंग ऑफ क्विट इंडिया ही हैड लेफ्ट कांग्रेस, कांग्रेस छोड़ दी थी। और ये एक फेडरल सिस्टम बनाने की बात कर रहे हैं, जिसमें कहते हैं कि एक ऐसा रेफरेंडम करा लिया जाए मुस्लिम प्रोविंसेस में जहाँ पर वो इस पूरे सिस्टम के साथ रहना चाहते हैं, नहीं रहना चाहते, ऐसा कुछ प्लान बनाते हैं। और इसी के बेस पर फिर 44 में ही गांधी जिन्ना टॉक्स भी होते हैं, बट वो गांधी जिन्ना टॉक्स फेल्ड। तो CR फार्मूला was given by Rajgopalachari in 1944. And this book, Rise and Growth of Economic Nationalism, was written by Bipin Chandra. The book Rise and Growth of Economic Nationalism was written by Bipin Chandra. ये बिपिन चंद्रा की किताब है। 48. The provisions for protection and improvement of environment and safeguards of forest and wildlife are found in Constitution of India, particularly in Article 48 capital A in DPSP Part 4th of the Constitution. State should make policies towards meeting this particular end, and it is also mentioned in the fundamental duties. हमको भी अपना environment की तरफ ड्यूटी देनी चाहिए। तो ये दोनों ही हो सकते हैं, both A and B. C is the answer. पंचायत 50% सीट्स आर रिजर्व फॉर वीमेन। टोटल में से 50% वीमेन के लिए रिजर्व हो सकती हैं, तो फर्स्ट इज नॉट करेक्ट। ग्राम सभा इज ए बॉडी विच कंप्राइजेज ऑल द एडल्ट वोटर्स इन द ग्राम पंचायत एरिया। सभी लोग विलेज रहने वाले नहीं, वो लोग जो एडल्ट हैं, मतलब जिनका वोटर्स लिस्ट में नाम है, वो ग्राम सभा कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, तो सेकंड इज नॉट करेक्ट। एंड देयर विल बी पंचायत एट इंटरमीडिएट लेवल, और जो बड़े राज्य हैं वहाँ पर पंचायत इंटरमीडिएट लेवल पर हुआ करती है। तो थर्ड इज करेक्ट, फर्स्ट एंड सेकंड आर नॉट करेक्ट। मजदूर किसान शक्ति संगठन, ये बॉडी बनी थी 1990 में, और इसका जो मेन फोकस रहा वो RTI एक्ट पे काम करना था। इट वाज वर्किंग ऑन राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। RTI के इशू पे बहुत ज़्यादा काम किया था इसने, मजदूर किसान शक्ति संगठन। इट वॉज KC वेयर D who said quasi-federal state, India is a quasi-federal state. India is a federal state but more inclination towards you can center. वैसे तो फेडरल ही है, लेकिन इमरजेंसी कंडीशंस, आई मीन certain conditions में it can assume the character of a centralized state, means all the powers may come in the hands of center. So he said, KC Ware said it is a quasi-federal state. In the National Social Assistance Program, you can say the first important program was started under, you can say in India, bigger program, NSAP in 1995, and for the fulfillment of Article 41 of the Constitution, which states that the state should make policies towards, you can say, education, work and development of, you can say, the people who are at disadvantage. तो उसमें बहुत सारी स्कीम्स हैं। तो उसमें नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम है, अन्नपूर्णा स्कीम है, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना इसका पार्ट नहीं है। तो C इज़ द आंसर, C इज़ नॉट पार्ट ऑफ NSAP। आर्टिकल 41 DPSP में ये शुरू किया गया था, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोग्राम फॉर बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल, एंड गुड नंबर ऑफ स्कीम्स आर देयर, विडो पेंशन, ओल्ड एज पेंशन एंड मैनी मोर आर देयर। क्वेश्चन नंबर 53, Maharaja Hari Singh signed instrument of accession on 26th October 1947. 26th October 1947. 26th January 1950, the Indian Constitution was you can say it was enforced, commencement हुआ था इसका. And in 1954, the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir ratified this instrument of accession, 1954. And the Constitution of Jammu and Kashmir came into being in 1957. So first is 1947, Hari Singh signed instrument of accession with Indian government. Second was enforcement of Indian Constitution. So first, second, third and fourth. First, second, third and fourth, C is the answer. The Supreme Court of India has exclusive jurisdiction regarding constitutional validity of central law. It is not correct. Even high courts can look into the validation of central laws. ऐसी कोशिश की गई थी 42nd amendment में, but ये nullify कर दिया गया. Now high courts can also look into the you can say the sanctity of the central laws. First is not correct. And obviously Supreme Court is the guardian of Indian Constitution. Supreme Court is the guardian of Indian Constitution. So second is correct, R is correct, A is not correct.
डी इज द आंसर। नेशनल पंचायती राज डे इन इंडिया सेलिब्रेटेड ऑन 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को ये सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल पंचायती राज डे। 42nd अमेंडमेंट विच इज ऑल्सो कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, और पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ओवरहॉल कर दिया गया था इसमें। तो इससे वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज वॉज एडेड एज आर्टिकल 43 कैपिटल ए, एज आर्टिकल 43 कैपिटल ए। डी इज द आंसर, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ industries, article 43 capital A. What is the legal nature of preamble of the constitution? In the Berubari Union case 1960, the Supreme Court held this opinion that it is not enforceable in the court of law. Important है, संविधान को इंटरप्रेट करने के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है, but it is not enforceable in the Berubari Union case 1960. B is the answer. All the executive powers of the state are mentioned in article 162 of the constitution. It is A, executive power of the state. स्टेट के एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या हैं, ये आर्टिकल 162 में लिखा हुआ है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव पावर्स आर्टिकल 73 में दी हुई हैं, ऐसे 162 में एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ स्टेट मेंशन्ड हैं। मार्कंडेश्वर टेम्पल को कहा जाता है खजुराहो ऑफ विदर्भ, खजुराहो ऑफ विदर्भ कहा जाता है। कैलाश टेम्पल, कैलाश टेम्पल इज इन एलोरा, राष्ट्रकूट राजाओं ने बनवाया। सिमिलरली मनु देवी टेम्पल इज देयर इन महाराष्ट्र एंड भीमशंकर टेम्पल इज देयर इन महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के टेम्पल्स हैं। इसमें मार्कंडेश्वर टेम्पल को विदर्भ का खजुराहो कहा जाता है। खजुराहो इज इन मध्य प्रदेश एंड इट इज़ यू कैन से वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर। द टेम्पल्स वर कंस्ट्रक्टेड बाई चंडेलाज ऑफ खजुराहो और राजपूत डायनेस्टी। एंड यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं, कंदरिया महादेव है, लक्ष्मण टेम्पल है, पंचायतन स्टाइल में टेम्पल्स बने हुए हैं खजुराहो के टेम्पल्स। अ क्लस्टर ऑफ 85 टेम्पल्स कंस्ट्रक्टेड बाई द चंडेलाज ऑफ खजुराहो। उनकी कल्चरल कैपिटल हुआ करती थी खजुरवाहा और खजुराहो। तो ए इज द आंसर। एंड मोर क्वेश्चंस, दीज आर करंट अफेयर्स एंड यू कैन से अदर। Which among the following was the first 100% organic state in the world? इंडिया में तो सिक्किम है। More questions related to history and you can say polity. And the phenomena used in optical fiber for transmission of light energy is total internal reflection. It is TIR, total internal reflection is the answer. And this is sublimation. 74 is sublimation. जब कैम्फर वगैरह जब ये उड़ जाते हैं, जब एयर की कांटेक्ट में आते हैं, दिस इज कॉल्ड सब्लिमेट। सॉलिड स्टेट से वो वेपर स्टेट में आ जाते हैं, अपनी स्टेट चेंज कर देते हैं, दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। एंड मोर क्वेश्चंस related to history polity. Let us see. Related to CSR, corporate social responsibility. It was introduced as a mandatory in Companies Act 2013, not 14. 2013 में ये हुआ था कि कंपनीज अपना 2% ऑफ नेट प्रॉफिट, 2% है, 1% नहीं है, अपना नेट प्रॉफिट का 2% वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे खर्च करेंगी। तो फर्स्ट इज नॉट करेक्ट, सेकंड इज नॉट करेक्ट, बोथ आर नॉट करेक्ट, नाइदर 1 and 2 आर करेक्ट। And more questions we can see. 112. Akbar, like Sher Shah, tried to regulate the currency of the state. Correct. शेर शाह ने करेंसी रिफॉर्म्स किए थे और सिल्वर का एक सिक्का रुपया चलाया था जो लंबे समय तक चलता रहा। तो बोथ दिस इज करेक्ट। एंड अकबर के समय ही जैसे कॉपर करेंसी वहाँ भी थी, अकबर के समय दम मेन करेंसी ट्रांजैक्शन के लिए हो गई थी। दम 1 करोड़ दम में 2.5 लाख रुपए हुआ करते थे। तो एक
रुपये 40 दम का हुआ करता था. सो both are correct, A and R are correct, both are correct. So both are correct, but R does not seem to be the explanation of A. इसकी वजह से नहीं था कि शेरशाह ने किया था, but दोनों सही थे. Now Battle of Sarnal, it is 1572. अकबर कैप्चर्ड गुजरात. अकबर ने गुजरात कैप्चर किया था, जिसके बाद उसने दिस फतेहपुर सीकरी को डेवलप किया है. तो इट इज़ 1572. बैटल ऑफ बिलग्राम इज़ 1540, ऑल्सो कॉल्ड बैटल ऑफ कन्नौज, इन विच शेर शाह कंक्लूसिवली डिफीटेड हुमायूं. बैटल ऑफ कन्नौज 1540. बैटल ऑफ धर्मत, जोधपुर के राजा, दिस वॉज डिफीटेड बाई आर्मी ऑफ औरंगजेब, दिस राजा जसवंत सिंह. इट इज़ 1658. And Battle of Jaju 1707 fought between the sons of Aurangzeb after Aurangzeb was no more. So it is 1540 Battle of Bilgram पहली हो जाएगी. सेकंड 1572 Battle of Sarnal गुजरात फर्स्ट, सेकंड के बाद फर्स्ट. Battle of धर्मत उज्जैन के पास is 1658 and Battle of Jaju 1707. तो A is the answers 2, 1, 3 and 4. हठ योग obviously was practiced by नाथपंथीज. नाथपंथी इसे एक्चुअली प्रैक्टिस करते थे, लेकिन सूफी सेंट भी इसको इस्तेमाल करने लगे थे. सो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट हठ योग के बारे में. इक्ता सिस्टम, ये दिल्ली सुल्तानों का सिस्टम था और ये रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम था. एक्चुअली इट वॉज अ रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम. सियासतनामा वॉज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ इक्ता सिस्टम. करेक्ट. रेवेन्यू फ्रॉम इक्ता वॉज, you can say whatever revenue was collected from Ikta was actually a piece of land given by the Delhi Sultan to some military commanders. उनकी ड्यूटी हुआ करती थी इस इक्ते से, जो एक पीस ऑफ लैंड है, यहाँ से लोगों से रेवेन्यू कलेक्ट करना है और उस रेवेन्यू से ट्रूप्स मेंटेन करने हैं और खर्चे निकालने हैं, और जो रिमेनिंग पैसा है, फवाजल जिसे कहते हैं, वो सेंट्रल ट्रेजरी को दे देना है. तो सी इज़ नॉट करेक्ट. रेवेन्यू फ्रॉम इक्ता वॉज डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन द सुल्तान्स अकाउंट. रेवेन्यू जो इक्ते से आता था उससे पहले खर्चा होता था उस प्रोविंस में, उस इक्ते में, उसके बाद बचा हुआ पैसा ट्रेजरी में जाता था. सी इज़ नॉट करेक्ट इज़ द आंसर. तबकाते नसीरी मिन्हाज सिराज ने लिखी है. तारीख़ फ़िरोज़ शाही शम्स सिराज अफ़ीफ़ ने लिखी है. बायोग्राफी ऑफ फ़िरोज़ शाह तुगलक, एंड इट इज़ अबाउट दिल्ली सुल्तान्स, यू कैन से इल्तुतमिश एंड रज़िया के बारे में. तबकाते नसीरी, मिन्हाज सिराज ने ही बोला था रज़िया के बारे में, दैट शी हैड ऑल द क्वालिटीज़ ऑफ एन एबल सुल्तान एक्सेप्ट दैट शी वॉज अ वुमेन. हर सेक्स वॉज हर प्रॉब्लम, अदरवाइज शी कुड हैव मेड अ वेरी केपेबल सुल्तान फॉर दिल्ली सल्तनत. तो इट वॉज तबकाते नसीरी बाई मिन्हाज सिराज. तुगलकनामा वॉज रिटन बाई अमीर खुसरो, नॉट इब्ने बतूता. इब्ने बतूता वॉज ए मोरक्कन ट्रेवलर हु रोट किताबुल रहला अरबी में. तुगलकनामा तो अमीर खुसरो की किताब है, नॉट इब्न बतूता. And Humayun-Nama was written by sister of Humayun, Gulbadan Begum. So this is correct. So C is not correct. It is Tughlaq-Nama by Amir Khusro. नेटिव मैरिज एक्ट पास होता है 1872 में. ये 1872 में पास हुआ था. गर्ल्स की मैरिजेबल एज 14 कर दी गई थी. इट इज़ नेटिव मैरिज एक्ट 1872. पाबना किसानों का विद्रोह है. एका यूपी में हुआ है 1922 में. संथाल रिबेलियन 1855-56 में हुई है, और ताना भगत इज़ 1914. तो पाबना इज़ दिस 1873 to 85. एका 2. एका यूपी में हुआ है, किसानों का मूवमेंट है. एका मूवमेंट हरदोई वगैरह, बहराइच वगैरह के आसपास, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के आसपास. बी का 3. एंड सांथाल, सिद्धू कानू ने सांथाल रिबेलियन की है 1856-56 में, 55-56 में. तो सी का 1 हो जाता है. ताना भगत 1914, डी का 4 हो जाता है. तो ए इज़ 2, बी इज़ 3, सी इज़ 1 एंड डी इज़ 4. तो ए इज़ 2. तो बी इज़ द आंसर. इंडियन नेवी एक्ट 1927 में पास हुआ था. करेक्ट है. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में शुरू हुआ था. डांडी मार्च इसका पहला इंपॉर्टेंट इवेंट था. लाहौर सेशन 1929 में कांग्रेस ने तय कर लिया है कि अब हमको मूवमेंट शुरू करना है
वो पूर्ण स्वराज की कॉल दे चुके हैं। तो शुरू हुआ था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और फिर 1931 सितंबर टू दिसंबर होती है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। कम्युनल अवार्ड वॉज इशूड इन 1932 अगस्त, जिसके बाद फिर डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच में पूना पैक्ट साइन हुआ था। तो 1932 है ये, 33 नहीं है। इट इज़ डी, इज़ नॉट करेक्ट। अगेन क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन है। अपॉइंटमेंट ऑफ साइमन कमीशन 1927 में अनाउंसमेंट हो गया है और 1928 में साइमन कमीशन हैड कम टू इंडिया एंड साइमन कमीशन वॉज सेंट टू इंडिया सो दैट साइमन कमीशन कैन डिसाइड द रिफॉर्म्स फॉर इंडियंस विच वर ड्यू इन 1929-30। 10-10 साल में रिफॉर्म्स आने लगे थे मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स के बाद। 1909 में मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स आया, फिर 1919 में मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स आ गया, तो अगले रिफॉर्म्स 1929-30 में आने थे और उनकी सूरत क्या हो, 1929-30 के रिफॉर्म्स क्या हो, उनको तय करने के लिए इंग्लैंड से कमीशन भेजा गया था जॉन साइमन के प्रेसिडेंटशिप में, चेयरमैनशिप में, दैट इज कॉल्ड साइमन कमीशन विच केम टू इंडिया 1928 और अपॉइंट हो गया था 1927 नवंबर में। तो साइमन कमीशन के अगेंस्ट फिर एंटी साइमन कमीशन एजिटेशन हुआ था और लाजपत राय he died when he was lathi charged during anti Simon Commission agitation in Lahore in October-November 1928. So it is 1928. Jallianwala Bagh massacre is 13th April 1919. Jallianwala Bagh massacre is 1919. Mahatma Gandhi's Dandi March started on 12th March 1930. पहला इवेंट था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, डांडी मार्च। डांडी इन गुजरात में है डांडी। डेथ ऑफ फिरोज शाह मेहता 1915, 1915 में गोखले एंड फिरोज शाह मेहता हैड डाइड, तो इट वाज फिरोज शाह मेहता। तो फर्स्ट इज 4 डेथ ऑफ फिरोज शाह मेहता, सेकंड इज जलियांवाला बाग मैसेकर, 4, 2 एंड 1 and 3, 4, 2, 1 and 3. First is the answer. The trial of officers of INA was held in Red Fort, दिल्ली। दिल्ली के लाल किले में रेड फोर्ट ट्रायल्स हुए थे। INA के ऑफिसर गुलदयाल सिंह ढिल्लों, यू कैन से शहनवाज खान एंड प्रेम सहगल PK सहगल, प्रेम कुमार सहगल। सो ये इन तीनों का एंड ये ट्रायल हुआ था दिल्ली के लाल किले में। देवर ऑफिसर्स ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी which was started by Captain Mohan Singh. In 1943 it was Subhash Chandra Bose who became leader of Indian National Army. So finally INA could not become successful and they were working with Japanese. तो बाद में इन पे मुकदमा चला था INA ट्रायल्स दिल्ली के लाल किले में नवंबर 1945 से 46 जनवरी तक, और इसके बाद इन सबको फिर एमनेस्टी दे दी गई थी ऑफिसर्स को। और इस मुकदमे में कांग्रेस डिसाइडेड टू डिफेंड दीज ऑफिसर्स। एक वकीलों का ग्रुप बनाया था जिसमें जवाहरलाल नेहरू भी थे, KN काटजू भी थे और भूलाबाई देसाई वो लीडर थे उन वकीलों के जिन्होंने इंडियन ऑफिसर्स को डिफेंड करना किया था रेड फोर्ट ट्रायल्स। और INA एक ट्रायल्स जब हो रहे थे तो पूरे देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन भी हुआ था और वही कन्वर्ट हो जाता है रॉयल इंडियन नेवी की म्यूटनी में 1946 फरवरी में। तो इट वॉज इन दिल्ली। बाय द वे दिल्ली के लाल किले का मुकदमा बहादुर शाह जफर का मुकदमा भी है, दिल्ली के लाल किले का मुकदमा, बट इट इज दिस रेड फोर्ट। 122 एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द टाइम ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स 1784 and he modestly declined to offer the presidency of the land body in favor of William Jones. William Jones was made president of this body. Warren Hastings himself was great scholar, an ardent Orientalist. He was interested in the culture of India and encouraged the study of Sanskrit, Persian and Arabic. And he was the one who asked Charles Wilkins to translate Bhagavad Gita into English. And he himself wrote the introduction to the first English translation of Bhagavad Gita. So he was Orientalist. He was interested. In fact, they wanted to understand Indian systems in order to control India in a better way. Purpose उनका imperialism ही था. तो both seem to be correct. दोनों करेक्ट हैं। बी इसका आंसर हो सकता है। 123 नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन शक एरा नॉट विक्रम एरा। ये शक संवत पे शुरुआत है। 78 AD में शक संवत शुरू हुई थी जो इंडिया का ऑफिशियल कैलेंडर है इंडियन कैलेंडर्स में से, पर हैव्स स्टार्टेड बाय कनिष्क I।
शक संवत। विक्रम संवत 57 BC में राजा विक्रमादित्य ने शुरू की थी। ये ऑफिशियल कैलेंडर में नहीं आता है। एंड नेशनल कैलेंडर वॉज अडॉप्टेड इन 1957, 1957 में ये अडॉप्ट हुआ है, जिसका पहला महीना चैत्र होता है। तो फर्स्ट इज नॉट करेक्ट, सेकंड इज नॉट करेक्ट। इन विच ईयर अकाउंटिंग वॉज सेपरेटेड फ्रॉम CAGI? तो इट वॉज इन 1976। 1971 का एक्ट है CAGI की ड्यूटीज़ का, उसे अमेंड किया गया था 1976 में, और जो अकाउंटिंग का फंक्शन है वो CAGI से ले लिया गया था। इट वॉज इन 1976। आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन टर्म माइनॉरिटीज़। यस, आर्टिकल 30 माइनॉरिटीज़ डिफाइन नहीं करता है, और ये रिकॉग्नाइज करता है ओनली लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज़। आर्टिकल 30 डिफाइन भी नहीं करता, और ये रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ रिकॉग्नाइज करता है। माइनॉरिटीज़ रिलीजन के नाम पर हो सकती हैं, भाषा के नाम पे हो सकती हैं। बोथ आर करेक्ट बट डज नॉट डिफाइन इट। बोथ आर करेक्ट एंड B सीम्स टू बी द आंसर। यस, डज नॉट डिफाइन माइनॉरिटीज़, बट आधार इसका लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस है। तो इट कैन बी B, इट कैन बी A ऑल्सो, बट इट सीम्स टू बी B। फेडरल सिस्टम के बारे में है। स्टेट्स हैव नो राइट टू secede फ्रॉम द यूनियन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यस, India is a compact union, and it is no state, once a state becomes part of India, it cannot secede away from the union, is what we understand by the word union of India is a union of states. तो यहाँ से कोई बाहर, कोई राज्य बाहर नहीं जा सकता। Just advocacy of secession will have the protection of freedom. अगर secessionism की बात करेंगे तो वो फिर freedom of expression से प्रोटेक्ट नहीं हो पाता है। Sedition के केस में one can be arrested. So second is not correct. If one of the person or a group it advocates secession, then it is not protected by freedom of speech and expression under Article 19(1)(a) of the Constitution. So sedition is not protected. So second is not correct. It is no protection it does have, and yes, states cannot move away from India. It is a holding together federation. तो फर्स्ट इज करेक्ट। 128 पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन ये स्टेट लिस्ट में है, करेक्ट है। सेंसस यूनियन लिस्ट में है, जनगणना यूनियन लिस्ट में है। एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स शेड्यूल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है। राज्यसभा में किस राज्य की कितनी सीटें हैं, ये शेड्यूल 4 में है, 2 में नहीं है। 2 में तो सैलरीज वगैरह क्या होती थी वो था। एंटी डिफेक्शन लॉ एडेड बाई 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 एज 10th शेड्यूल, करेक्ट। Anti-defection law 10th schedule added by 52nd Constitutional Amendment Act 1985. In the 11th schedule, which was added for this list for you can say panchayats, इसमें 29 सब्जेक्ट्स हैं, है ना, 29 सब्जेक्ट्स हैं। 73rd Amendment Act 1992 से ऐड हुआ था ये 11th schedule to the Constitution. The Prime Minister's office was earlier called प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट। इट वॉज स्टार्टेड इन 1977, 77 में शुरू हुआ था, और इट इज़ हेडेड बाई प्रिंसिपल सेक्रेटरी, प्रधान सचिव, नॉट कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी इज़ द हेड ऑफ कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। PMO का हेड हो जाता है प्रिंसिपल सेक्रेटरी। तो सेकंड इज नॉट करेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट। द प्रोविजंस ऑफ 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर एप्लीकेबल टू the states of you can say Assam, Meghalaya, Mizoram and Tripura. तो त्रिपुरा इज द करेक्ट आंसर। शेड्यूल 6 में 4 स्टेट हैं, इनके लिए स्पेशल प्रोविजंस हैं, तो त्रिपुरा इज द करेक्ट। 32 हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ। अगर कोई अरेस्ट हो जाता है इलीगली, देन ऑन हिज बिहाफ एनीबडी कैन गो टू द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 में जा सकता है, हाई कोर्ट आर्टिकल 226 में जा सकता है, एंड ही वुड डिमांड दैट हिज पर्सन शुड बी गिवन बैक टू हिम। हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस रिट है, आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है, आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट इशू कर सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इशू नहीं कर सकते। मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड, वी कमांड। कोर्ट कहता है आपको कमांड देते हैं, डू द फंक्शन फॉर विच यू हैव बीन पुट ऑन दिस पब्लिक पोजीशन। जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं वो अपनी पोजीशन पर रह के, अपने पद पर रह के वो फंक्शन ना करें जिसके लिए उनको लॉफुली
अलाउ किया गया है वो तो फिर कोर्ट जारी कर देगा रिट ऑफ मैंडेमस, और मैंडेमस का मतलब होता है वी गिव यू ए स्ट्रॉन्ग ऑर्डर और स्ट्रॉन्ग कमांड। प्रोहिबिशन का मतलब होता है आपको रोका जाता है, टू बी सर्टिफाइड नहीं, वो तो शेरशरी होता है। टू आपको रोकते हैं, अगर जो इन्फीरियर कोर्ट्स हैं वो अपने जुरिडिक्शन से बाहर काम करने लगें तो ऊपरी कोर्ट उनको रोक देते हैं बाय इशूइंग द ऑर्डर दिस रिट ऑफ प्रोहिबिशन। तो इट इज़ नॉट टू बी सर्टिफाइड, इट इज़ टू फॉरबिड, रोकना जाना। क्यों वारंटो का मतलब है बाय व्हाट अथॉरिटी, किस अथॉरिटी से आप इस पद पर बने हुए हैं। अगर किसी पब्लिक पद पर कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो उस पर बैठने योग्य नहीं है क्वालिफिकेशन वाइज या कंडीशंस ऑफ ऑफिस वाइज, देन कोर्ट कैन इशू द रिट ऑफ को वारंटो एंड विल आस्क हिम अंडर व्हाट वारंट विथ व्हाट authority you are carrying on this position, either prove your conditions or qualifications or leave, so co warranto। एंड शेरशरी एक 5वीं रेट होती है, उसमें आपको बताया जाता है कि शेरशरी की आपका ऑर्डर क्वैश कर दिया गया है क्योंकि आपने ऑर्डर अपने जुडिक्शन के बाहर दे दिया गया है। ये 4 ये रेट और एक शेरशरी, ये सब सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 32 or High Court under Article 226, and High Court can issue these writs in the case of violations of fundamental rights as well as in the case of legal rights as well, and Supreme Court can issue only in the case of Article 32 under in violation of fundamental rights। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को परमिशन नहीं मिली है लेकिन दी जा सकती है बाय द पार्लियामेंट बाय मेकिंग ए लॉ, अभी लॉ बना नहीं है। मनी बिल इज वेल डिफाइंड अंडर आर्टिकल 110, 110 में स्पीकर ऑफ लोकसभा कैन सर्टिफाई अ बिल एज टू बी अ मनी बिल। उसमें क्लॉजेस दिए गए हैं, उनसे डिफाइन करके स्पीकर डिफाइन कर देंगे, सर्टिफाई कर देंगे दिस इज़ अ मनी बिल, एंड व्हेन द मनी बिल इज ट्रांसफर्ड टू प्रेसिडेंट और टू द राज्यसभा इट हैज़ द सर्टिफिकेट ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा दैट दिस इज़ अ मनी बिल, एंड मनी बिल इज़ द एक्सक्लूसिव डोमेन ऑफ लोकसभा। मनी बिल पर फिर सारे अधिकार लोकसभा के होते हैं, इस पर जॉइंट सेटिंग नहीं हो सकती क्योंकि राज्यसभा के पास सब्सटेंशियल अधिकार होते नहीं हैं। तो दिस इज मनी बिल। प्रेसिडेंट भी मनी बिल वापस नहीं भेज सकते। सो दीज आर सर्टेन क्वेश्चंस ऑफ हिस्ट्री एंड पॉलिटी। आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन टू यू सर्टेन क्वेश्चंस। सो दिस इज UPPCS, इजी क्वेश्चंस, मोर फैक्चुअल, बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं हैं, फैक्चुअल ज़्यादा हैं। with some effort you can do them, you can prepare for them very well। आसान सा पेपर है। so thanks a lot। we will come back with more and more video lectures which will make you prepare for Indian history and polity and current affairs and other issues। so keep watching और अपने कमेंट ज़रूर देते रहिए हमको। thanks a lot।